देखिए, पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले थे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसी को हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, यही था ना। सुनिए अब ध्यान से। पहले इस जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यह एक बेहद मतलब प्रैक्टिकली बेहद बेहद ही रेयर चीज़ है ये। और आप उसको समझिए कि ये क्यों कैसे रेयर है और है ये क्या। जैसे इसको समझने के लिए आप कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल भले देखिए। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी और तीसरा लिक्विड सी। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लीजिए 90 डिग्री से, और इसका मान लीजिए 80 डिग्री से। यदि इस तीनों को मिला के एक ट्राइनरी सॉल्यूशन बनाया जाए ए प्लस बी प्लस सी का, और इसको हम यदि गर्म करें तो गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन उड़ जाएगा? सी। काहे कि सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसके बाद कौन उड़ेगा? बी। इसके बाद डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को यदि आप आपस में मिला दिए हैं और फिर आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इस मेथड के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं। अलग अलग टेम्परेचर के रेंज में रखेंगे, जो जिस टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर वो उड़ जाएगा। बाद में वेपर को कंडेंस करके हम लोग लिक्विड फेज में बदल लेंगे। यानी ए बी और सी को इस मिक्सचर से अलग किया जा सकता है बाय हीट। यदि आप गर्म करेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर ले जाके, जैसे मान लीजिए 85 पर ले जाके छोड़ देंगे, कौन उड़ रहा होगा? सी। 95 पर छोड़ देंगे, कौन उड़ रहा होगा? बी। 100 के पास लेके चले जाएंगे तो लेके क्या जाएंगे? 95 पर थोड़ी देर छोड़ेंगे, बी सी सब उड़ जाएगा, बचेगा कौन? सिर्फ ए बचेगा। तो इस तरह से यदि आप ए बी और सी को इस मिक्सचर से अलग करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को किसी मिक्सचर से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है बाय हीट, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इस मेथड के द्वारा ये अलग किया जा सकता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ए बी और सी का एक नॉर्मल मिक्सचर नहीं हम बनाएं। ये काम जो आप किए यह नॉर्मल मिक्सचर के साथ होता है, लेकिन जब ए बी और सी का आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाइएगा, बाइनरी सॉल्यूशन का जनरली आपको पढ़ना होता है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में जब आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाइएगा तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के बावजूद भी यह डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल नहीं होता है, यह सेम टेम्परेचर पर बॉयल होता है। मतलब यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप इसका नॉर्मल मिक्सचर ना बनाकर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं जिसका एक खास कंपोजिशन होता है, तो वैसी स्थिति में इसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वह बॉइलिंग पॉइंट ना ही 100 होता है और ना ही 90 होता है। मतलब दोनों इस प्रकार से मिल जाता है कि यदि उड़ेगा तो साथ उड़ेगा, रहेगा तो साथ उड़ेगा। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने के बावजूद भी उस कंपोजिशन पर ले जाने के बाद ऐसी बातें होती है। और यदि इस तरह का बात हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसका सभी कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन इन विच all the components boils at same temperature is called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और दूसरी बात सोच लीजिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अब रेयर क्यों होता है? उस कंपोजिशन को पाने के लिए आपको बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। अब कैसे कोई हो जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? इसका एक कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आप ए और बी को मिलाकर एक स्प्रिट का नाम सुने हैं आप? स्प्रिट का नाम सुने हैं? स्प्रिट जो होता है वह एल्कोहल और वाटर का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी को मिलाकर आप एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आप ए और बी को मिलाइए लिक्विड फेज में, और ध्यान रहे कि लिक्विड फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन आपस में समान होना चाहिए। और गैसियस फेज में भी यहाँ पर ए का वेपराइजेशन होगा, बी का वेपराइजेशन होगा, तो ए और बी का गैसियस फेज में जो मोल फ्रैक्शन हो वह भी समान होना चाहिए, और वह मोल फ्रैक्शन लिक्विड वाले मोल फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण तब होगा जब उसमें उपस्थित सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट में
और सॉल्यूशन स्टेट में मतलब लिक्विड स्टेट में, दोनों स्टेट में आपस में समान हो जाए तब ऐसा होता है। तो इसी को हम, दो चार गो बात है इससे रिलेटेड, उस सबको हम एक लाइन से लिखेंगे। नीचे हेडिंग डाले हुए हैं ना आप? यदि हेडिंग नहीं डाले हैं तो पहले हेडिंग डाल दीजिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसी को एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे solution in which all the components boil at same temperature. All the components boil at same temperature is called azeotropic mixture or azeotrops. Is called azeotropic mixture or azeotrops. Next arrow. Azeotropic mixture has constant boiling point. Azeotropic mixture has constant boiling point. सुनिएगा, नॉर्मल मिक्सचर यदि हो तो हम उसको हीट के द्वारा, उसके कंपोनेंट को हीट के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हीट के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उड़ेगा तो सेम टेम्परेचर पर उड़ेगा, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगा, और लिक्विड में रहेगा तो सेम टेम्परेचर पर रहेगा। यानी अब दोनों साथ साथ उड़ा तो गैस भी साथ साथ बना देगा, लिक्विड फेज में है तो लिक्विड साथ साथ बनाए हुए हैं, तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब हीट के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय हीट। लिखिए तो नीचे रो देखिए, और टेम्परेचर लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, components of azeotropic mixture cannot be separated by heat. Next arrow. देखो, ये जितना भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ना, ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनता है। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण नहीं करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताइए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का। तब तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी 2 तरह का हो सकता है। कैसे? एक जो निगेटिव डेविएशन से बनेगा और एक जो पॉजिटिव डेविएशन से बनेगा। आपको और बेहतर ये आगे समझ में आएगा कि और क्या क्या इसके अंतर्गत बातें हैं। लिखेंगे नीचे रो देखिए, क्या बोले थे, लिखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय non-ideal solution. सुनिए, अब यहां से कह सकते हैं when mole fraction of all the components of azeotropic mixture or a normal mixture
becomes equal to in a solid state and in gaseous state, then azeotropic mixture is formed. एरो दीजिए और लिखिए, तो लिखेंगे azeotropic mixture is formed when azeotropic mixture is formed when mole fraction of all the components becomes equal in a liquid as well as in vapor phase. लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज, यानी जितना भी कंपोनेंट है सब का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में वेपर फेज में बराबर हो जाए, तब जाकर एजेट्रोपिक मिक्सचर का निर्माण होता है। नीचे लिखेंगे स्टार लगा के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेट्रोपिक मिक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेट्रोपिक मिक्सचर। There are two types of azeotropic mixture. नंबर 1, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। सुनिए, एक नंबर हम लोग लिख लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर दूसरा पढ़ जाएंगे। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, या इसी को मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी हम कह सकते हैं। पहले आप इसका सारा बात समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक ही बार सबको लिखा देंगे, लिखना अभी कुछ नहीं है, जब जैसा कहा जाए वैसा करेंगे। हेडिंग पूरा कर चुके हैं। देखिए इधर, मान लीजिए एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी, और इस दोनों को हम मिलाए तो ये बना एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जब ये लिक्विड ए अलग होगा तो निश्चित है कि इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी और बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सी है। जब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ना ही 100 होगा और ना ही 90 होगा। यदि यह एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है तो इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इस दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है, और हो सकता है कि यह जो बॉइलिंग पॉइंट दे वह कितना, 85। तो ऐसा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसमें उपस्थित सभी कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सुनिए, ए और बी दो अलग अलग लिक्विड था, आप दोनों को आपस में मिलाए तो सॉल्यूशन बना। यह एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन जब बना होगा तो चूंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वहां पर तो डेविएशन हुआ होगा। डेविएशन होने के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी हुआ है। तो वहां पर बहुत तरह का चेंज हो सकता है, इंथैल्पी में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंजिंग आ सकता है, एस्केपिंग टेंडेंसी बदल सकती है। जो बात पीछे बता है वो सब आ जाएगा एक ही बार में। एक बात जरा सोचिए कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो घट गया। बॉइलिंग पॉइंट घट गया, इसका मतलब यह हुआ ना कि जब हम इसको बॉयल करना चाहे, जब हम इसको गैस बनाना चाहे तो हमको कम ही टेम्परेचर लगा उसको बॉयल करने में। तो बॉयल करने में पहले की तुलना में कम टेम्परेचर लग रहा है। इसका ये मतलब है कि पहले की तुलना में अब उसको उड़ाना आसान हो गया है, उसके कंपोनेंट को बॉयल करना आसान हो गया है। आसान क्यों हो गया होगा? इसलिए आसान हो गया होगा कि जब ये दोनों आपस में मिला होगा तो इस दोनों के बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वह पहले की तुलना में कम पड़ गया होगा। और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ गया होगा
तो मॉलिक्यूल ज़्यादा जगह एक्वायर कर रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो फैलेगा वो, और यदि वो फैला तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना। डेल्टा भी यदि पॉजिटिव हो गया तो यह किस प्रकार का डेविएशन शो कर रहा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर होता है वह पॉजिटिव डेविएशन वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उससे बनता है। इट मीन्स वी कैन से दैट minimum boiling point azeotrophs are formed by non-ideal solution with positive deviation। अब इसी में जो एक minimum boiling point azeotrophs है, सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोप्स, इसका 100 है, इसका 90 हो सकता है, उसका 105 हो जाए। जनरली या तो घट जाता है नहीं तो बढ़ जाता है एजेट्रोपिक मिक्सचर में, बीच में नहीं रहेगा, बीच में रहेगा तो फिर एजेट्रोपिक बनेगा ही नहीं। तो 105 यदि होता है यदि, तो उसको भी आप इसी कंसेप्ट पर समझ लीजिए कि पहले जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे भी अधिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तब ना हमको इसको उड़ाने में अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ रही है। और यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स आपस में और नज़दीक आ गया होगा, नज़दीक आ गया होगा तो निश्चित है कि रिजल्टिंग वॉल्यूम जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है उससे कम आ जाएगा, डेल्टा भी निगेटिव हो जाएगा, और ये डेविएशन कैसा शो कर देगा, निगेटिव। तो अभी जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोप्स था वह पॉजिटिव डेविएशन से बन रहा था, और इसी में यदि हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोप्स की बात करें तो वह निगेटिव डिविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनेगा। बस इतना ही बात है इसमें। तो यहाँ पर आप एरो पहले दीजिए और लिखिए, बाद में इसको उतारिएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोप्स हेडिंग पड़ा हुआ है ना आपका, नीचे एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजेट्रोपिक मिक्सचर, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ azeotropic mixture is less than the boiling point of all the components is less than the boiling point of all the components, then it is called minimum boiling point azeotrophs. Then it is called minimum boiling point azeotrophs। जो डेफिनेशन में आप लिखे हैं वही रिएक्शन के तौर पर वहां लिखा हुआ है, उसको उतार लीजिए, नीचे में बाद में एरो देके लिखेंगे। नीचे एरो देंगे, लिखेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर, minimum boiling point azeotropic mixture is formed by non-ideal solution with positive deviation, non-ideal solution with positive deviation।
अच्छा एक चीज़ सोचिए, आइडियल सॉल्यूशन यदि रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का और सॉल्यूट सॉल्वेंट का सब बराबर होगा। तो निश्चित है कि एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा तो दूसरे का भी कितना होगा, 100 होगा। मिलाने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। तो वहाँ पर इस तरह की बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मिलने के बाद भी सेम रह गया। तो ये तो एक आइडियल बात हो गई। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात हम तभी करेंगे जब दो या दो से अधिक लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो। ऐसे हम बात इसका नहीं कर सकते। यानी ये डेविएशन वाले सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स डिफाइन कर लोगे खुद से, सब उसका उल्टा बात पड़ेगा। यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ जो 85 दिया हुआ है ना, वो इसको आप कर दीजिए 105। लिखिए, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ if boiling point of azeotropic mixture is greater than the boiling point of is greater than the boiling point of all the components, then it is called maximum boiling point azeotrops. Then it is called maximum boiling point azeotrops. बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। बदल गया है बात, देखिए सेम चीज लिख दीजिए। टेम्परेचर देखिए ना, बॉइलिंग पॉइंट बदला हुआ है। नहीं 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 नहीं, स्पेसिफिक होता है वो, स्पेसिफिक होता है। सब चीज़ के साथ ये संभव नहीं है। और यदि आप उसको संभव करना चाहेंगे तो बड़ा मेहनत का काम है, ये जल्दी होता ही नहीं है। बहुत रेयर होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना बहुत ही रेयर होता है, जल्दी नहीं बनता है ये। लेकिन एग्जिस्टेंस है इसका, इसलिए आपको पढ़ना है। इसको उतार लिए, नीचे रो दीजिए और लिखिए तो मैक्स चेंज किए थे ना हेडिंग आप लोग। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, maximum boiling point of azeotropic mixture is formed by non-ideal solution with negative deviation. Non-ideal solution with negative deviation। तो ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर था ये समाप्त हुआ। स्टार लगाइए, इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग होगा ये। मतलब लास्ट हेडिंग नहीं, लास्ट टॉपिक है ये, जिसके अंतर्गत बहुत सारा हेडिंग आएगा नया नया। हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस।
सुनिए, ध्यान दीजिए इधर। जितना भी गैस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हीलियम, ये सब जो भी गैस है, ये जितना भी गैस है सब का सब वाटर और अदर सॉल्वेंट में घुलता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। सब गैस पानी में घुलता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आप लोग ये जानते होंगे जितना भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे मछली वगैरह, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से ही सांस लेता है। यदि ऑक्सीजन का लेवल पानी में कम पड़ जाए तो मछली मर जाएगी वहाँ पर। और ये कम कैसे पड़ेगा? जैसे पानी बहुत ज़्यादा हीट हो गया, जैसे गर्मी के दिन में जो मछली वगैरह होता है वो ऊपर पर जनरली नहीं रहता है, वो नीचे की तरफ रहता है, क्योंकि ऊपर का पानी गर्म हो जाता है, उसका जो मात्रा होता है घुले हुए ऑक्सीजन का वो कम पड़ जाता है, मर जाएगा वैसे में मछली, इसीलिए वो जनरली अंदर में रहता है। तो खैर ये सब तो बहुत सारी जनरल बातें हैं जिसको आप ऐसे भी समझ लेंगे, पहले जो मेन टॉपिक है उसको समझिए। जितना भी गैस है सब वाटर में भी घुलता है और जो अदर सॉल्वेंट है इसमें भी घुलता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, गैस के घुलने की जो टेंडेंसी है, वह किन किन बातों पर निर्भर करती है? किसी भी गैस के घुलने की टेंडेंसी यानी सॉल्युबिलिटी निर्भर करता है चार चीज़ पर। एक, नेचर ऑफ गैस पर, गैस का नेचर कैसा है इस पर निर्भर करता है गैस का सॉल्युबिलिटी। दूसरा, जिस गैस को जिस सॉल्वेंट में आप घुलाना चाह रहे हैं उस सॉल्वेंट का नेचर कैसा है इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर भी गैस का सॉल्युबिलिटी निर्भर करता है, और कैसे करता है वो सब हम एक एक करके बताएंगे आपको। और चौथा, जो सबसे ज़्यादा निर्भर करने वाला फैक्टर है वह है प्रेशर। गैस है तो बिना प्रेशर की तो बात कहीं हो ही नहीं सकती है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी में। और प्रेशर के इफेक्ट को ही हम लोग पढ़ते हैं हेनरी लॉ के अंतर्गत। तो सब बात एक एक करके आएगी, पहले आप ये देखिए, पहले लिखिए। तो आप हियरिंग हो चुका है, लिखेंगे ऑल द गैसेस आर soluble in water, all the gases are soluble in water and other solvent, all the gases are soluble in water and other solvent in very small amount, in very small amount। नीचे एरो देख के लिखेंगे solubility of gas depends on the following factor। Solubility of gas depends on the following factor। नंबर एक, नीचे नेचर ऑफ गैस, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा टेम्परेचर, चौथा प्रेशर। अब देखिए नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर कैसे निर्भर करता है गैस के घुलने की टेंडेंसी, इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये लिखाने वाला बात नहीं है, समझने वाला बात। क्यों लिखाने वाला बात नहीं है इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। जैसे वाटर में यदि आप दो चीज़ घुलाना चाहते हैं, एक घुलाना चाहते हैं O2 जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और एक घुलाना चाहते हैं NH3 जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
इसको NH3 अमोनिया गैस बोलते हैं, ये O2 है ऑक्सीजन गैस। और इसको घुलाना किस में है? वाटर में, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यह एक पोलर कंपाउंड। पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। यह निगेटिव इस पॉजिटिव के द्वारा अट्रैक्ट होगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के द्वारा अट्रैक्ट होगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी वाटर का मॉलिक्यूल अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल को पकड़ना चाहेगा, किस बॉन्ड के कारण? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। या मान के चलिए यदि बॉन्ड नहीं भी बनता है तो इसका निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को पकड़ेगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को पकड़ेगा, और एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का गैस के दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट करेगा, उसको साथ रखना चाहेगा। लेकिन जब यही काम हम ऑक्सीजन के केस में देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का है क्रिएट हुआ, ये समझ में आया ना आपको? यदि आप 11th नहीं पढ़े होंगे तब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर गया होगा, इस पर पार्शियल निगेटिव आया होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आया होगा। तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज है ही नहीं। तो बताइए यहाँ पर एक नॉर्मल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस मॉलिक्यूल को इसके साथ रखना आसान हो जाएगा, जबकि इस मॉलिक्यूल को इसके साथ रखना मुश्किल होगा? तो सीधी सी बात है, ये इसका नेचर ही है ना जो ये इसको अट्रैक्ट करता है और ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता है। और हम नेचर को बदल नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ के नेचर को नहीं बदल सकते हैं, चाहे वह गैस हो या सॉल्वेंट। और जब हम नेचर को बदल ही नहीं सकते हैं तब हम उस पर क्या बात कर सकते हैं कि वो कैसे प्रभावित करेगा? अरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो हम उसके नेचर को नहीं बदल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के नेचर पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर पर तो बात होगी, प्रेशर पर तो बात होगी। अब देखिए ये सॉल्युबिलिटी कैसे निर्भर करता है टेम्परेचर पर। आप ज़रा सोचिए कि पानी में कुछ नहीं घुला हुआ है, फिर भी यदि हम इसको गर्म करें तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बढ़ जाती है, और इसके वेपर में बनने का जो चांस है वह बढ़ जाता है, यानी वेपराइजेशन तेज हो जाएगा। ज़रा सोचिए कि इसमें यदि घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला हुआ रहता है। आप किसी को देखें हैं कि ठंडा को गर्म करके पीते हुए? क्या होगा गर्म कर देगा तो अंदर में जितना भी गैस है ना इसका, वो सब का सब गैस उड़ जाएगा। वो तो ऐसे ही उड़ जाता है, ढक्कन आप खोलिए धीरे धीरे सारा गैस निकल जाता है, यदि ढक्कन खुला छोड़ दीजिए तो फिर वो चीज़ रहेगा ही नहीं जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है। तो ऐसा है कि जो गैस बेचारा पहले से घुला हुआ है, अब यदि हम उसको गर्म करने लगेंगे, गर्म करने पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल था उसको वेपर में बना दे रहा था, जो बेचारा पहले से गैस के रूप में घुला हुआ है उसको छोड़ेगा, सबसे पहले तो वो घुला हुआ गैस ही ना इससे बाहर निकलेगा बुलबुला बन के। तो ऐसी स्थिति में आप यदि गर्म करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जो सॉल्युबल गैस है, जो घुला हुआ गैस है, वह भी वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका सीधा मतलब एक लाइन का बात है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है ये डिक्रीज कर जाएगा, किस चीज़ से? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। तो यह एक कॉमन सेंस वाला बात है, यह कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन प्रेशर वाला बात लंबा चौड़ा है तो उसमें बात भी लंबा चौड़ा होगा। नीचे एरो देखिए लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas decreases, solubility of gas decreases with rise in temperature. Solubility of gas decreases with rise in temperature or increase in temperature. rise in temperature का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना होता है। लगता है पहला बार सुन रहे हैं। Solubility of gas decreases with rise in temperature. स्टार लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नहीं अभी हीटिंग मत डालिए, डाल दिया, ठीक है डाल दो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ साइड से एक्स्ट्रा बात पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा इसका इफेक्ट। यानी इसके अंतर्गत पहले आप एक नोट पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यही नोट हम चाह रहे थे पहले बता दें, क्या फर्क पड़ता है बाद में ही बता दें। सुनिए, सॉल्यूशन तीन तरह का होता है इस आधार पर कि उसमें सॉल्यूट कितना घुला हुआ है। सुने जरूर होंगे आप, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप सेम टेम्परेचर पर और अधिक सॉलिड को घुला नहीं सकते हैं। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सेम टेम्परेचर पर आप और सॉलिड को घुला सकते हैं। और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक खास टेम्परेचर पर क्षमता से अधिक सॉल्यूट घोला दिया जाता है। जैसे आप 3 गिलास लीजिए और तीनों गिलास को हम सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड बनाएंगे। तीनों में आप थोड़ा थोड़ा पानी भर दीजिए और इसमें आप टेम्परेचर को समान रखिए। इसमें आप क्या कीजिए, चीनी डालना शुरू कीजिए, डालते जाइए, घुलाते जाइए, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। एक स्थिति आप देखिएगा जब आप कितनों प्रयास कर ले रहे हैं लेकिन वो चीनी घुल नहीं रहा है, वो नीचे में जाके बैठ गया। खूब घुला देते हैं, नीचे में जैसे ही आप रखते हैं आपको लगा कि कुछ दाना नीचे जाके बैठ गया है। ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप 1 गिलास पानी में 2 बोरा चीनी घुला देंगे, ये संभव नहीं है ना जी। हर सॉल्वेंट की अपनी एक मैक्सिमम क्षमता होती है सॉल्यूट को घुलाने का। तो जितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुला सका घुला दिया। अब मान लीजिए आप 1 मुट्ठी चीनी डाले और घुलाने का खूब प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो घुल ही नहीं रहा है, 2-4 घंटा प्रयास किए नहीं घुला। टेम्परेचर को नहीं बदलना है, टेम्परेचर को बदलिएगा तुरंत घुल जाएगा। सेम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप क्या कीजिए, इसको छान के निकाल लीजिए। छान के निकालिएगा तो चीनी अलग हो जाएगा और सॉल्यूशन अलग। यह एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने क्षमता भर सॉल्यूट को घोला लिया है। इसी को क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड। एकदम संतुष्ट है ये सॉल्यूट से, अब इसको और नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा चीनी मिला के छोड़ दीजिए, यानी आप यदि थोड़ा और चीनी मिलाइएगा तो और ये घुल सकता है। तो सेम टेम्परेचर पर यदि थोड़ा और सॉल्यूट ये घुला सकता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। और एक होता है सुपर सेचुरेटेड। इसमें आप क्या कीजिए, चीनी मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, जब घुलना बंद कर दे तो 2 मुट्ठी और डाल दीजिए। घुलना बंद किया, 2 मुट्ठी और डाल दो और इसके बाद इसको क्या करो, गर्म कर दो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेके चले जाइए। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा वो सारा का सारा सॉलिड घुल जाएगा। लेकिन आप टेम्परेचर को के रेंज को जैसे ही आप कम कीजिएगा, एक बार फिर से वो या तो नीचे जाके बैठ जाएगा, नहीं तो जम जाएगा। इसी तरह से बतासा वगैरह बनता है। समझ रहे हैं आप। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्षमता से अधिक सॉलिड घुला दिया गया है तो वो क्या कहलाता है, सुपर सेचुरेटेड। तो सॉल्यूशन कितने तरह का हो गया, 3 तरह का। जितना सॉलिड रहना चाहिए उतना है तो सेचुरेटेड, जितना रहना चाहिए यानी जितना उसकी क्षमता है उससे कम ही है तो अनसेचुरेटेड, और जितनी क्षमता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उससे अधिक लेके चला गया तो वही क्या कहलाता है, सुपर सेचुरेटेड। तो आप नोट करके लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। There are 3 types of solution. Number 1, saturated solution. लिखेंगे solution is said to be saturated when it can dissolve no more of the solute at same temperature. कोई भी सॉल्यूशन सेचुरेटेड कहलाएगा यदि वह सेम टेम्परेचर पर और अधिक सॉलिड को घोला नहीं सके। दूसरा लिखेंगे अनसेचुरेटेड।
हम यदि दूसरा में यहाँ पर अनसेचुरेटेड कहते हैं तो यहाँ पर नो को सिर्फ आप काट दीजिए। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी unsaturated when it can dissolve more of the solute at same temperature. तीसरा लिखेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सुनिए तो। हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज सेड टू बी सुपर सेचुरेटेड व्हेन इट डिजॉल्व्ड मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। लिखिए तो, पहले आप हेडिंग डाल दीजिए तीसरा नंबर। हेडिंग हो गया सुपर सेचुरेटेड। लिखेंगे ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सुपर सेचुरेटेड, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सुपर सेचुरेटेड when it dissolved more of the solute at a particular temperature. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले समझेंगे सॉल्युबिलिटी को डिटेल में, और सॉल्युबिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं एस से या स्मॉल एम से। जनरली हम इसको एस से इंडिकेट करते हैं क्योंकि स्मॉल एम से तो मोलरिटी भी ना इंडिकेट होता है। कल पहले सॉल्युबिलिटी को ढंग से पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हेनरी के लॉ से हम लोग समझते हैं। इसका लास्ट क्लास, कल छुट्टी है आप लोग को, कल संडे है।